कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा। और इसके पहले हम लोग कोशिकांग पढ़ रहे थे। कोशिकांग में सबसे पहला हुआ था कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली की भांति एक संरचना पादप में होती है जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति, पिछले लेक्चर में हो चुका है। आज हम लोग को पढ़ना है कि कोशिका द्रव्य क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। आइए हेडिंग में जाते हैं। कोशिका द्रव्य क्या पढ़ना है, तो कोशिका द्रव्य पढ़ना है। इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। देखिए, अगर हम यहाँ एक छोटा सा सेल का निर्माण करते हैं, यहाँ पे छोटा सा सेल बना देते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ तो सबसे पहले क्या होगा, केंद्र। बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहेंगे केंद्र। क्या कहेंगे, और जंतु कोशिका में बात करें तो सबसे बाहरी लेयर जो होगा इसको कहेंगे कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाएगा, कोशिका। देखिए, इस कोशिका झिल्ली के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जो द्रव भरा हुआ है, इसको कहेंगे कोशिका द्रव्य। क्या कहेंगे, कोशिका। इसको क्या कहा जाएगा, तो कोशिका द्रव्य। आइए देखते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाली गाढ़े पारभासी प्रवृत्ति, गाढ़े पारभासी द्रव को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले गाढ़ा पारभासी जो द्रव होगा उसको क्या कहते हैं, तो कोशिका द्रव्य कहा जाता है। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हैक्सले। क्या नाम है, हम यहाँ लिखते हैं हैक्सले के अनुसार जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य या फिर वही बात को क्या, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य हैक्सले के अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार जो है क्या होता है, तो जीव द्रव्य होता है या फिर कोशिका द्रव्य होता है, जिसे क्या कहते हैं, जीव द्रव्य का सिद्धांत कहते हैं। जो स्टेटमेंट है इसको क्या कहेंगे, जीव द्रव्य का सिद्धांत। लिखते हैं जिसे जीव द्रव्य का सिद्धांत कहा। एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है, जिनका नाम क्या है, तो पुरकिंजे। 1839 ईस्वी में जीव द्रव्य जो है उसको जो है कोशिका द्रव्य नाम दिए थे। यहाँ लिख लेते हैं 1839। क्या नाम है, तो पुरकिंजे। द्वारा इसका नाम कोशिका द्रव्य का नाम
लेकिन कोशिका कलम का नाम जीव बराबर किसके द्वारा रखा गया है, तो फिर पोर्फिरिन के ध्यान रखिए। इसके बाद से हम लोग को पढ़ना होता है केंद्र। क्या पढ़ना होता है, तो लीजिए केंद्र हम लोग केंद्र स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके बाद से हम लोग को देखना है केंद्र, न्यूक्लियस क्या होता है। आइए न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है हाँ, केंद्रक कोशिका का महत्वपूर्ण संरचना होता है जिसका कार्य कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण करना होता है। मतलब न्यूक्लियस का काम ही होता है कि कोशिका में जितनी सारी भी क्रियाएं हो रही है उस पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करना। उसके बाद से लिखा गया है कि यह सभी प्रोकैरियोटिक में अविकसित होता है। सभी प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है उसमें क्या होगा, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अविकसित होगा। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रीमिटिव, जो प्राचीन हो, जो विकसित नहीं हो। और इसके आगे लिखा गया है परंतु सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, तो अविकसित, और यूकैरियोटिक में क्या होगा, तो विकसित होगा। केंद्रक के अंदर एक विशेष प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे केंद्रिका द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रिका द्रव कहा जाता है। इसके अंदर दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जिनको जो है क्रोमैटिन जाल तथा केंद्रिका कहा जाता है। क्रोमैटिन जाल और केंद्रिका कहा जाता है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जब कोशिका विभाजन होता है तो क्रोमैटिन जाल संकुचित होकर एक रिबन के जैसी संरचना बनाती है जिसको गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। और गुणसूत्र के ऊपर छोटी छोटी बहुत सारी संरचनाएं होती है जिनको जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन। अब देखिए यहाँ पे दो चीज है। सबसे पहले यहाँ पे आए गुणसूत्र। अगर मानव में बात करें गुणसूत्र की संख्या को, तो मानव में गुणसूत्र की संख्या, मानव में गुणसूत्र की संख्या, यहाँ एक नोट लिख लेते हैं। मानव में गुण, मानव में गुणसूत्र कितना होगा, हो तो 23 जोड़ी। कितना होगा, 23 जोड़ी। संख्या में बात करें तो 46। इसमें एक्स और वाई ये दोनों जो है लिंगक क्रोमोसोम है। क्या होता है, लिंगक क्रोमोसोम होता है। इसके लिंग का निर्धारण होता है और नर और मादा दोनों में 22 और 22, तो 22 मेल में और 22 जो है किसमें, फीमेल में। सेम होता है, इसको कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं, ऑटोसोम। अगर फीमेल में देखा जाए तो एक्स और एक्स होता है लिंगक क्रोमोसोम, जबकि नर में क्या होता है, एक्स और वाई। बात की बात है। अभी देखिए मानव में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी अर्थात कितने, 46। जीन देखा जाए तो जीन जो है आनुवंशिकता की इकाई होती है। क्या होती है, आनुवंशिकता की, आनुवंशिकता की इकाई होती है। आनुवंशिकता की इकाई होती है क्या, जीन। और जीन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीन के अध्ययन को कहा जाता है आनुवंशिकता। क्या कहा जाता है, जीन का अध्ययन क्या कहा जाएगा, तो आनुवंशिकता कहा जाएगा। आप ध्यान रखिएगा इस सब चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो है छोटा छोटा प्रश्न पूछ लिएगा। यहाँ और लिखा है, यहाँ और लिखा है कि जीन जो है पैतृक लक्षणों को ढोने का कार्य, मतलब माता पिता के लक्षण को ढोने का कार्य कौन करेगा, तो जीन। इसीलिए जीन को जो है आनुवंशिकता की इकाई कहा जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या तो कितनी, 23 जोड़ी अर्थात 46। आनुवंशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसको तो ग्रेगर
ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। तो ये रहा केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे केंद्रक का कार्य। यहाँ हेडिंग हम लोग लिखेंगे केंद्रक का। सबसे पहला चीज क्या होगा, यह कोशिकाओं का कोशिकाओं पर क्या करता है, कोशिकाओं को क्या करता है सर, तो नियंत्रण रखता है। पैतृक लक्षणों को क्या करेगा, स्थानांतरित करने में सहायता करेगा। पैतृक लक्षण को स्थानांतरित करने में, पैतृक लक्षण मतलब माता पिता। पैतृक लक्षणों को इसके अलावा जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है। दूसरा लिख सकते हैं, यह कोशिका विभाजन में विभाजन में क्या करता है, तो सहायता। और देखिए और भी है, कोशिका को क्या करेगा, तो सर सेव कर देगा। ये सकते हैं कोशिका को सुरक्षित आइए एक बार भी कॉल कर लेते हैं, क्या लिखा गया है। केंद्र का हम लोग को वर्क पढ़ना है, केंद्र का कार्य पढ़ना है। सबसे पहले लिखा गया है यह कोशिकाओं पर नियंत्रण रखता है। सिर पे क्या करेगा, कंट्रोल रखेगा, नियंत्रित करके रखेगा। पैतृक लक्षणों को स्थानांतरित करने में सहायता करेगा, कोशिका विभाजन में भी सहायता करेगा और कोशिका को सुरक्षित रखेगा। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल की क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।